हम देखते हैं कि भाग फर्स्ट में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र में 4 अनुच्छेद है, 1 से लेकर 4 तक। हम ऊपर ऊपर देख लेते हैं। पहले अनुच्छेद 1 भारत का यानी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है, और अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में, यानी कोई मिलना चाहे तो। और अनुच्छेद 2 का ए कहता है कि सिक्किम को संघ का सहयुक्त बनाया जाना। और अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमा या नाम में परिवर्तन करना। और चौथा कहता है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन में, कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी सरकार संसद, तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया है। अब हम एक एक करके इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ वो माउंटबेटन ने बाल्कन प्लान के आधार पर किया था। अब ये बाल्कन प्लान क्या था? बाल्कन प्लान ये था कि जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको एक बाल्कन क्षेत्र नजर आएगा वहाँ। जिस प्लान के तहत बाल्कन क्षेत्र को विभाजन किया था अंग्रेजों ने, उसी प्लान के तहत भारत का भी विभाजन किया। इसलिए ये जो प्लान कहलाया, ये बाल्कन प्लान कहलाया। ओके, अब हमें एक एक कर ये हम ऊपर हमने चारों अनुच्छेद देख लिए हैं शॉर्टकट में। अब इन्हें गहराई से देखते हैं। जैसे कि अनुच्छेद पहला है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ओके, तो हम देखते हैं कि पहला पॉइंट कहता है कि इसका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। सबसे पहले हम नाम के बारे में चर्चा करेंगे, फिर राज्य क्षेत्र के बारे में करेंगे। नाम इसका इंडिया या अर्थात भारत। तो अनुच्छेद फर्स्ट कहता है कि साथ में राज्य क्षेत्र को मिला देते हैं। तो अनुच्छेद फर्स्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है किसका संघ है? राज्यों का। भारत राज्यों का संघ है। अगर भारत ना का हो तो ये भी कह सकते हो इंडिया राज्यों का संघ है। ओके, अब ये संघ को लेकर मसला है। संघ हमारे संविधान के अकॉर्डिंग तो संघ का मतलब यूनियन है, लेकिन फेडरेशन को भी संघ कहा जाता है और यूनियन को भी संघ कहा जाता है, जबकि कन्फेडरल को परिसंघ कहा जाता है। तो अब इसे फेडरेशन और यूनियन में डिफरेंस क्या है, ये भी तो देखना जरूरी है। जैसे कि आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है, मतलब इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। अब हम डिफरेंस देखेंगे कन्फेडरल में, फेडरेशन में और यूनियन में। ओके, तो कन्फेडरल को हिंदी में परिसंघ कहा जाता है। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश बहुत आसानी से अलग हो सकता है। जैसे कि पहले प्राचीन मध्यकालीन भारत में हम मगध को देखते हैं, मध्यकालीन भारत में हम मुगलों को देख सकते हैं। इससे कोई भी टूट कर अलग हो सकता था। अब देखते हैं कि फेडरेशन यानी संघ। इसका मतलब है कि राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और एक देश बनता है। आप इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इससे भी कोई राज्य अलग हो सकता है, अलग हो सकता है। लेकिन यूनियन जो है, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। यूनियन में मतलब एक बार प्रवेश कर गया तो वो फिर बाहर नहीं निकल सकता। तो इसीलिए भारत, अनुच्छेद फर्स्ट कहता है भारत राज्यों का यूनियन है। भारत जो है राज्यों का यूनियन है, इसलिए कहता है अनुच्छेद फर्स्ट। तो हम देखेंगे कि अमेरिका एक फेडरेशन है, अगर इसके राज्य चाहे तो इससे अलग हो सकते हैं, जबकि भारत एक यूनियन है। ओके, अब जैसे कि हम वापस पिछली स्लाइड पर आ चुके हैं, तो इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। तो हम संघ के नाम के बारे में चर्चा करते हैं। पहले अनुच्छेद फर्स्ट कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो पहले नाम के बारे में, फिर राज्य क्षेत्र के बारे में। इंडिया या फिर भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा यानी यूनियन होगा। मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूं कि यूनियन क्या होता है और संघ क्या होता है, क्योंकि दोनों की अलग, यूनियन को भी संघ कहते हैं और फेडरेशन को भी संघ कहा जाता है। अब इसके राज्य क्षेत्र की बात हो चुकी है और इसके नाम की, मतलब एक ही अनुच्छेद में नाम और राज्य क्षेत्र सबकी बात हो चुकी है। भारत राज्यों का संघ होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि इस अनुच्छेद में दो बातों से संबंधित है ये अनुच्छेद। पहला तो देश का नाम और इसकी राज पद्धति का प्रकार। राज पद्धति का प्रकार मैं बता चुका हूं कि ये यूनियन है,
मतलब एक संघ है। अब इसका नाम को जो लेकर चर्चा चल रही है कुछ दिनों से, इसलिए इसका नाम भी बहुत ज़रूरी है। देश का नाम, संविधान सभा में देश के नाम के संबंध में कोई मतक्य नहीं हो सका, मतलब कोई विवाद नहीं हो सका। कुछ सदस्यों ने पारंपरिक नाम मतलब भारत का सुझाव दिया, जबकि अन्य सदस्यों ने आधुनिक नाम इंडिया का समर्थन किया। इसलिए संविधान सभा को दोनों का मिश्रण अपनाना पड़ा, मतलब इंडिया अर्थात भारत, इंडिया कह सकते हो या भारत कह सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं कि हालांकि संविधान का जो ढांचा है वो फेडरल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट वाक्यांश को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने का कारण है। अब आप ये समझिए कि यूनियन में सारी शक्ति जो है किसके हाथ में, संघ के हाथ में। ओके, और फेडरेशन में राज्यों के पास भी होती है। तो हम देखेंगे कि एकात्मक और संघात्मक, एकात्मक यानी कि यूनियन और संघात्मक यानी कि फेडरेशन। तो हमारा देश जो है भारत, वो एकात्मक है या संघात्मक? जाहिर सी बात है कि संघात्मक है, क्योंकि इसकी जो शक्तियां हैं इसके राज्यों के हाथ में भी है। जबकि एकात्मक में तो सारी शक्ति केंद्र के पास यानी संघ के पास होती है, केंद्र के पास होती है। एकात्मक में सारी शक्ति किसके पास, संघ के यानी कि केंद्र के पास। और संघात्मक में राज्यों के पास भी होती है। तो ये कौन सा हुआ, राज्यों के पास भी है, तो ये हुआ संघात्मक यानी कि फेडरेशन, क्योंकि राज्यों के पास शक्तियां हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात वगैरह की जो स्थिति बनती है तो वहां पर होता क्या है कि सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है, राज्य सरकारें नाम मात्र के लिए रह जाती है। जब राष्ट्रीय आपात वगैरह लग गया तो सारी शक्ति किसके पास चली गई, वो शक्ति चली गई केंद्र के पास। तो जब भारत का स्वरूप क्या हो गया, एकात्मक। और वैसे कौन सा रहता है, संघात्मक, क्योंकि राज्यों के पास शक्ति है। लेकिन जब इमरजेंसी वगैरह लग जाती है तो राज्य की सारी शक्तियां जो है, राज्य सरकार की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है, तो वो वहाँ पर एकात्मक हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत ना तो पूरी तरह से एकात्मक है और ना ही संघात्मक है, जबकि ये अर्ध संघात्मक कह सकते हैं हम इसे, मतलब थोड़ा सा संघीय संघात्मक यानी फेडरेशन और थोड़ा सा एकात्मक और संघात्मक दोनों, मतलब थोड़ा थोड़ा अद्र कह सकते हैं इसे। ओके, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो मैं इसे ऊपर ही ऊपर समझा देता हूं आपको, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है बात समझने की। तो संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर का कोई क्षेत्र है, माना कि भारत के बाहर का कोई क्षेत्र है, वो भारत में मिलना चाहता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है, तो संसद उसे मिला सकती है। और इसे मिलाने के लिए राष्ट्रपति की सूचना या अनुमति की भी जरूरत नहीं है, संसद सीधे मिला सकती है। अनुच्छेद 2 ये कहता है। ओके, जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 2 कह रहा है संसद को यह अधिकार दे रहा है, अनुच्छेद 2, कि भारत के बाहर कोई देश है और वो भारत में मिलना चाहता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है, जमीन है जो भारत में मिलना चाहती है, तो आप उसे मिला सकते हो। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति या सूचना की भी जरूरत नहीं होगी, जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया। अब इस अनुच्छेद 2 का भी है एक अनुच्छेद 2 के का में सिक्किम के बारे में चर्चा की गई है। अब हम उसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 के का में क्या कहा गया कि 2 के का में सिक्किम को संघ के साथ सहयुक्त किया जाना निरस्त किया गया। सिक्किम को संघ के साथ सहयुक्त किया जाना निरस्त किया गया। मैं आपको इसकी कहानी बताता हूं पूरी तरीके से। 1974 ईस्वी को 35वां संविधान संशोधन कर 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1974 कर सिक्किम को पहले क्या किया गया, सहराज्य बनाया गया। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सहराज्य बनाया गया। लेकिन फिर इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया। संविधान में अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया। फिर इसे सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन
1975 कर भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य? 22वां। एक बार इसे और बता देता हूँ। पहले क्या किया कि सिक्किम के लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 कर सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया। पूरी तरीके से राज्य नहीं, सह राज्य। ओके। फिर एक संशोधन और किया, 36वां संविधान संशोधन 1975 में। फिर इसमें एक स्पेशल अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया। 2A को जोड़कर सिक्किम को भारत का पूरी तरीके से 22वां राज्य बनाया गया। अपना मतलब भारत का राज्य बना दिया गया। कौन सा राज्य? 22वां राज्य। ओके। एक बार और सुनो। सबसे पहले सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। फिर संविधान में इसके लिए एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया। ये जो है 2 का जोड़ा गया। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन कर भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। और ये जो 2 का था ये निरस्त हो गया जब 36वां संविधान संशोधन किया 1975 ईस्वी में, तो इसे निरस्त कर दिया और भारत का 22वां राज्य बना दिया। ओके। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल नंबर 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमा या नामों में परिवर्तन करना। तो अनुच्छेद 3 कहता है कि सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति के उसके नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। कुल मिलाकर यह है कि किसी भी राज्य को तोड़ सकती है, उस राज्य में से नया राज्य बना सकती है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा और राष्ट्रपति की बिना अनुमति के। सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसे जो है जैसे हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ टूट जाता है, यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को टूट जाता है, बिहार से झारखंड टूट जाता है 15 नवंबर 2000 को। इस तरीके से आर्टिकल 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति के, मतलब उस राज्य से पूछे या न पूछे, नाम, उसकी सीमा, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ओके। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 4। ये पूरा हुआ अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 कह रहा है कि हमारा यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा था, मैंने इसलिए ऊपर लिखा है अच्छे से, साफ सुथरा बिल्कुल। अनुच्छेद 4 कहता है कि जब अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का प्रयोग संसद करेगी तो उसे राष्ट्रपति से विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया है। और जिसे 368 के अंदर रख दिया जाए उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होती है, लेकिन इसे 368 के बाहर रखा गया है तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। दोबारा बताता हूं, अनुच्छेद 2 या 3 का जब प्रयोग करेगी कौन? संसद। कहने का मतलब यह, या तो किसी राज्य को मिलाएगी या उसके क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करेगी। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये आपने अनुच्छेद 2 भी पढ़ा है, अनुच्छेद 3 भी पढ़ा है। जब अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग किया जाएगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया है। अगर 368 के अंदर रख दिया जाता तो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होती। ओके। अब हमें देखना होगा, हम अनुच्छेद पहले से लेकर 4 तक पढ़ चुके हैं, हमें देखना होगा अखंड भारत कि हमारे भारत का स्वरूप क्या था, कौन कौन से देश हमारे भारत के थे, कौन कौन से प्रदेश विभाजन के बाद पाकिस्तान में जाना चाहते थे, हमारा जो विभाजन हुआ किस आधार पर हुआ, किस किस ऑपरेशन को करना पड़ा, कौन कौन सी कमेटियां हुई, राज्यों का जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ किस कमेटी के द्वारा हुआ, किस तर्क पर हुआ, हम पूरी तरीके से समझेंगे।